So hello everyone. So today I am discuss Board of Technical Education BTE UP and other state data structure of using C. तो आज मैं आपके सामने डील करने वाला हूँ डाटा स्ट्रक्चर ऑफ यूजिंग सी। जैसा कि आप लोग को पता होगा पॉलिटेक्निक वाले जितने भी स्टूडेंट हैं फोर्थ सेमेस्टर में उनके में एक सब्जेक्ट होता है जिसका नाम है DSUC। आज हम उस पर बात करने वाले हैं वन शॉट। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ हम इसमें क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि ये कौन कौन सी स्टेट वाले पढ़ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ऑल स्टेट वाले से पढ़ सकते हैं एंड ये स्पेसिफिक किसी स्टेट के लिए नहीं है, बट ये DSUC है तो ये चीज़ फिक्स है कि कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टूडेंट के लिए ही है। अदर ब्रांच वाले इसे नहीं पढ़ सकते। एंड जब ये वीडियो एंड की तरफ चलेगी तो मैं लास्ट में आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो आप सुन के थोड़ा सा हैरान होंगे। एंड इस वीडियो का जो PDF होगा मैं लास्ट में आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो चलते हैं हम अपने वीडियो पे। एंड सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो मैंने यहाँ पे आप लोग को देख के लग रहा होगा कि इसने इस PDF में पूरा पूरा इंग्लिश में मैनेज किया है। तो डोंट वरी, रिलैक्स। इसे यूपी बोर्ड एंड CBSE बोर्ड दोनों वाले पढ़ सकते हैं कि पॉलिटेक्निक में जब हम एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे पहले ही मास्टर बोलता है कि भाई आप CS में हो तो आपको क्या इंग्लिश तो आनी चाहिए। तो बट हम बोलते हैं नहीं सर, मैनेज कर लेंगे हिंदी इंग्लिश। सो उस तरह से मैं आपको इतने ईजी वे में बताऊँगा, सिंपल तरीके से समझाने वाला हूँ आज का कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर मैंने पहले से ही हाईलाइट उन्हें कर दिया है। एंड कुछ 2 प्रोग्राम लिखा है मैंने, बस 2 प्रोग्राम। अगर आप उसे अपने से समझ ले तो मैं इस वीडियो में प्रोग्रामिंग नहीं बताने वाला, बट हाँ कॉन्सेप्ट को बताने वाला हूँ एंड एल्गोरिथम को बताने वाला हूँ। एंड एक ये ट्रूथ है BTUP का, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का, कि एग्जाम में कभी भी आपसे कोड नहीं पूछा जाता। हाँ अगर पूछा भी जाएगा तो आपको उसके आगे एक ऑप्शन दिया जाएगा लाइक राइट सी प्रोग्राम एडिंग 2 नंबर। तो वहाँ पे आपका नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा कि फाइल हैंडलिंग क्या होती है, सी में समझाइए। इस टाइप से आपका क्वेश्चन रहेगा। बट डोंट वरी, मैं इस तरह से चीज़ों को आपको समझाऊंगा कि आप सरल तरीके से सब कुछ समझ लेंगे। एंड BTUP में हमेशा एल्गोरिथम पूछा जाता है, तो जहाँ पे मैंने आपको एल्गोरिथम को अंडरस्टैंडिंग करूँगा, सो प्लीज़ वहाँ पे आप उसे केयरफुली रीड करिएगा एंड अंडरस्टैंड करिएगा। तो हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने सिलेबस को समझ लेते हैं। डाटा स्ट्रक्चर ऑफ यूजिंग सी, DSUC का हमारा सिलेबस क्या है। तो मैंने यहाँ पे सिलेबस को मेंशन कर लिखा है। पहला है फंडामेंटल नोटेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्सेप्ट एंड टॉप डाउन बॉटम अप्रोचेस, डिजाइन स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग ये, एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डाटा टाइप्स, वेरिएबल। एंड इस टॉपिक को मैं यहाँ पे छोड़ा हूँ बट PDF के अंदर मैंने इंक्लूड किया है, डोंट वरी। एंड अब हम देखते हैं जो सेकेंड है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जो है हमारा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला टॉपिक है। एरे क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ एरे एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरे। मतलब एरे क्या होगी, उसमें ट्रेवर्सिंग कैसे करेंगे, इंसर्टिंग कैसे करेंगे, डिलीटिंग कैसे करेंगे, उसके लिए हम एरे के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। एंड जो थर्ड टॉपिक है हमारा लिंक्ड लिस्ट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई साहब। मैं तो चाह रहा था कि इसको पूरा ही लगा दूं, बट लो बच्चे समझ लेते हैं कि यार बहुत हार्ड होगा, बट इतने सिंपल तरीके में समझाने वाला हूँ ना भाई साहब, आपको 1% भी हार्ड नहीं लगेगा। एंड वो वाली बात आपको याद आ जाएगी, आई विल मैनेज यू विल मैनेज। तो यहाँ पे चलिए मैं बताता हूँ जो ये है इंट्रोडक्शन टू लिंक्ड लिस्ट एंड रिप्रेजेंटेशन of linked list in a memory and operation on a linked list, application of linked list, doubly linked list and होगा ठीक। इसको छोड़ देंगे, बट मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं भी इसको PDF में मेंशन किया हूँ और आप इस वीडियो को एक्सेस कर लेना जाके डिस्क्रिप्शन में। सो नेक्स्ट की बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक है, मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ फिर वीडियो स्टार्ट करता हूँ। मैं स्टैक की बात करें तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन स्टैक, रिप्रेजेंटेशन स्टैक, इम्प्लीमेंटेशन भी स्टैक, एप्लीकेशन, इंट्रोडक्शन क्यों, इम्प्लीमेंटेशन क्यों, एप्लीकेशन क्यों, रिकर्जन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रिकर्जन। एंड BTUP में हमेशा थ्योरी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। अदर बोर्ड में भी थ्योरी वो ज़्यादा मांगते हैं, एल्गोरिथम सबसे ज़्यादा मांगते हैं। ये नहीं कि एल्गोरिथम में आप प्रोग्रामिंग लिख के आ जाओ भाई, नहीं। अगर हमसे एग्जामिनर बोल रहा है कि आप हमें एल्गोरिथम को समझाओ तो आप स्टेप बाय स्टेप 10-12 लाइन में उसको एल्गोरिथम समझा दो ना भाई। तो अब हम बात करते हैं ट्री। तो ये भी सिंपल टॉपिक है, सरल टॉपिक है, जिसने पढ़ा होगा उसे पता होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्री, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री इन मेमोरी, ट्रैवर्सिंग, ट्रैवर्सिंग 3 होंगे, प्री, पोस्ट एंड इन ऑर्डर। एंड अगर सर्चिंग की बात करें, सर्चिंग, इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग। सो एप्लीकेशन ट्रीज। एंड नेक्स्ट की बात करें सॉर्टिंग,
यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू सॉर्टिंग, सॉर्टिंग क्या है, सॉर्टिंग और एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड सॉर्टिंग सर्चिंग एल्गोरिथम्स भी आते हैं जिसमें लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च होता है। एंड फिर मैंने मेंशन करके रखा है सॉर्टिंग, ये मैंने बता दिया आपको कि सॉर्टिंग क्या होगी। एंड अब हम देखते हैं ग्राफ, जो कि हमारा ट्री से एकदम मैच खाता रहता है। लाइक हमारा जो ट्री होता है वो इस तरह से रहती है, हमारी जो ट्री होती है वो इस तरह रहती है। एंड हमारा जो ग्राफ होगा भाई साहब वो इस तरह का भी हो सकता है, ये हमारा ग्राफ हो सकता है। सो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ये हमारी ट्री रहेगी, ये हमारा ग्राफ होगा। ट्री जो रहेगा उसमें एक रूट नोड होगा एंड उसके चाइल्ड नोड हमेशा बने रहने चाहिए। लाइक ये हमारा लीफ नोड है एंड ये भी हमारा लीफ नोड है, बट ये हमारा रूट नोड है। तो हम इसे ट्री कह सकते हैं। मतलब ट्री ऐसा होगा जिसके रूट नोड के बाद उसके दो चाइल्ड नोड होने चाहिए। एंड जो हमारा ग्राफ होगा उसमें डायरेक्टली कनेक्शन कर सकते हैं इस तरह। सो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कंटेंट किस तरह से आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, छोटा सा डेमो देख के। सो चलिए हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। एंड मैं आपको कुछ प्रोग्रामिंग बता देता हूँ जो आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। भाई आप चाहते हैं तो उसे छोड़ के भी आ सकते हैं, बट आप इसे पढ़ के चाहिए। एंड जो यहाँ पे फर्स्ट में प्रोग्रामिंग आपको बताने वाला हूँ वो है, जो पहला है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। इसको आप देख के चले जाइएगा। पुश एंड पॉप ऑपरेशन इस टाइप मैं इसे बताने वाला हूँ, डोंट वरी, आपको सिंपल टर्म्स में समझा दूंगा। एंड इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग एलिमेंट इन क्यू, मतलब अपने क्यू में हमारा जो क्यू होता है फर्स्ट इन लास्ट आउट पे काम करता है। ये हमारा समझ लीजिए क्यू हो गया। इसमें हम किसी भी एलिमेंट को किस तरह इंसर्ट करेंगे, किस तरह डिलीट करेंगे, उसके लिए हमें प्रोग्रामिंग करनी है। समझ में आ गया। अब चलते हैं। एंड यहाँ पे मैंने दो प्रोग्राम अपनी तरफ से भी ऐड करके रखा है कि जो हर बार पूछी जाती है। ये तो भाई मैंडेटरी है, ये हमेशा पूछा जाता है कि सी में इवन आउट कैसे चेक करेंगे। बहुत ही सिंपल ये प्रोग्रामिंग है, तो इसे आप देख के चले जाइएगा, मैं इसे नहीं समझाने वाला। एंड स्वैप 2 नंबर प्रोग्राम, मतलब हम दो नंबर होंगे हमारे पास। लाइक आप इसे समझ लीजिए, लाइक हमारे पास a=2 है एंड b=3 है। तो हमें कुछ इस तरह से प्रोग्राम लिखना है कि c का एलिमेंट a में चला जाए एंड ए का एलिमेंट बी में आ जाए। मतलब बी का एलिमेंट जो होगा वो ए में जाएगा, ए का एलिमेंट बी में। अब जैसे ही ए का बी में जाएगा तो जहाँ 3 एंड 2 था वो हमारा 100% 2 एंड 3 हो जाएगा ना भाई, तो इसे हम स्वैप प्रोग्रामिंग कहते हैं। मैं एक आपको हिडन ट्रिक बताता हूँ। अगर एग्जाम में इस तरह से प्रोग्रामिंग आती है एंड आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती है, तो आप एल्गोरिथम छाप के चले आओ भाई, लिख के ले लो। अगर बंदा आपको 5 नंबर देने वाला है तो आपको जहाँ पे एक भी नंबर नहीं मिलने वाला है, कम से कम 2 नंबर 3 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि आपने उसको एल्गोरिथम एक्सप्लेन कर दिया, उसको समझ में आ जाएगा एग्जामिनर को। आपने कुछ चीज़ों को मेंशन करके रखा है। आपको वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो आप प्लीज़ लाइक कर सकते हैं। ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ। ओवरव्यू ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, ठीक। तो यहाँ पे मैं सब चीज़ों को एकदम शॉर्टली तरीके से समझाने वाला हूँ, फिर आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वहाँ पे चीज़ों को आपको एकदम डेप्थ में बताते जाएंगे। तो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे मैंने मेंशन करके रखा है ओवरव्यू ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। तो डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सिंपल टर्म्स में अगर मेरी लैंग्वेज में समझा जाए तो आप समझ लीजिए हमारे पास ये हमारा डाटा है 1 8 9 6 3 2 5। और तो ये अगर डाटा किसी को हम दिखाएंगे तो वो बोलेगा भाई ये किस तरह का डाटा है, कोई मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। ना ये असेंडिंग ऑर्डर में हमें दिख रहा है, ना ये हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में दिख रहा है, ना इंक्रीज दिख रहा है, ना डिक्रीज दिख रहा है। मतलब ये किस टाइप का हमारा डाटा है। तो अब सिंपल टर्म्स में समझिए कि इस डाटा को, किसी भी डाटा को मैनेज करना, मैनिपुलेट करना एंड रिट्रीवल करना एंड उसमें ऑल डिबगिंग एंड उसे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लाना हमारा डाटा स्ट्रक्चर कहलाता है। मतलब अब सिंपल टर्म में किसी भी डाटा को स्ट्रक्चर फॉर्म में लाना, किसी भी डाटा को बढ़ते हुए क्रम, घटते हुए क्रम, किसी भी डाटा को असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में लाना हमारा डाटा स्ट्रक्चर कहलाता है। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आप ये देख लीजिए हमारा डाटा मैं कैसे बता रहा हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से हमारा अगर डाटा होगा तो ये हमारा वेल डिफाइंड डाटा है। आपने सुना होगा ना स्ट्रक्चर्ड डाटा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी, इस टाइप से। बाकी भाई क्वेरी थोड़ा सा DBMS का पार्ट आ गया, आप लोग बोलेंगे तो मैं उसको वीडियो बना दूंगा, बट अभी डाटा स्ट्रक्चर समझते हैं। आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हम बात कर रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर को मल्टीपल पार्ट्स में बांटा गया है। तो सबसे पहले जो हमारा मेन पार्ट होता है 2 पार्ट में बांटा गया है। यहाँ पे डाटा स्ट्रक्चर के मेन 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। जो डाटा स्ट्रक्चर है 2 पार्ट, तो पहला प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर एंड दूसरा है नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर के जो टाइप है। उसमें पहला है इंटीजर मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू।
कैरेक्टर जिसमें ABCD होगा एंड फ्लोट जिसमें 0.1 टू लाइक ऐसे 0.1 0.2 इस टाइप से हमारा फ्लोट एंड डबल जिसमें 0.123 मतलब लॉन्ग वैल्यू के लिए डबल का यूज़ किया जाएगा। एंड अब हम बात करते हैं कि नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर जो कि हमें इस वाले पोजीशन को ही यहाँ पे ध्यान में रखना है। ये तो हम जब एग्जाम में जाएंगे हमसे अगर पूछता है कि डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है तो वहाँ पे आपको प्लीज़ ये डायग्राम आप बना के आइएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है भाई, मैंने अपने नोट्स से बनाया है तो आप एक बार प्लीज़ उसे बना के जरूर आइएगा। सो यहाँ पे प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर आप लिख के एंड इसे लिख देंगे इस टाइप से इंट कैर फ्लोट डबल एंड ये भी लिखना है, इसका एग्जांपल भी भाई लिख देना इंटीजर 1.1 एंड कैरेक्टर ABCD फ्लोट 0.123 एंड डबल मल्टीपल लार्ज नंबर ऐसे बढ़ा के आप लिख सकते हो। सो अगर हम नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप की बात करें तो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप के मेन 2 टाइप डाटा स्ट्रक्चर है नॉन प्रिमिटिव के, जिसमें पहला है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर एंड दूसरा है नॉन लीनियर। तो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो सिंपल टर्म्स में जैसा कि मैंने बताया लीनियर ये होता है 1 2 3 4 5 मतलब जो डाटा कंटिन्यूअस फॉर्म में चले वो हमारा लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होगा। तो एंड लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के मल्टीपल टाइप होते हैं, पहला जो है एरे, दूसरा स्टैक, तीसरा क्यू, चौथा लिंक लिस्ट। इसके बारे में भी आपको डीपली बताने वाला हूँ। एंड नॉन लीनियर की बात करें जो सबसे सिंपल डाटा स्ट्रक्चर होता है ट्री एंड ग्राफ। मैंने आपको बताया ना ट्री जो होगी हमारी कुछ इस तरह हमारी ट्री होगी एंड जो हमारा ग्राफ होगा कुछ इस तरह ये हमारा ग्राफ हो सकता है, बाकी कोई इसमें चीज़ें नहीं है। तो यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, मैंने जितना सिंपल टर्म्स में बताया प्लीज़ इस तरह आप लोग जरूर लिखिएगा डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको पहले एग्जांपल आप लिखेंगे एंड फिर इस डायग्राम को भाई आप बड़े से डायग्राम में बना देना, आपका एक पेज इसी में फुल हो जाएगा। एंड छोटे छोटे टर्म्स को मैंने बोल दिया, आप उसी टर्म को डिफाइन भी कर देना भाई, 3 नंबर आपके फिक्स हो गए। फिर उसके आगे देखते हैं क्या होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं एरे। जैसे मैंने बोला अभी छोटे छोटे टॉपिक को मैं आपको इन्हें बताते चलता हूँ एंड आगे जैसे जैसे चीज़ें मिलती जाएंगी मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। सो यहाँ पे भाई मैं स्टार्ट करता हूँ। इस टाइम मैं जहाँ पे हूँ भाई वहाँ पे लाइन भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, तो थोड़ी गर्मी लग रही है मुझे, बट आई विल मैनेज, यू विल मैनेज। सो हम स्टार्ट करते हैं। एरे क्या होता है तो अगर आपको मैं सिंपल एग्जांपल में समझाता हूँ लाइक ये हमारा एक बॉय है ठीक, एंड ये हमारी शॉप है, ये हमारा बॉय है, ये हमारी शॉप है। इस बॉय के पास 10 रुपये है ठीक। अब इसने एंड 2 हाथ है इसके पास 10 रुपये। अब ये दुकानदार के पास गया, बोला कि भैया मुझे टॉफ़ी दे दो। अब दुकानदार ने इसे एक टॉफ़ी दिया, ये गया एक टॉफ़ी को लेके अपने घर चला गया। फिर इसकी मम्मी ने बोला जाओ फिर से लेके आओ। ये फिर 1 रुपये इसको दिया दुकानदार ने, फिर पैसे दिए, फिर हाथ में लिया, फिर घर चलाया। फिर इसने 1 रुपये दिए, दुकानदार ने फिर 1 रुपये दिए, एक टॉफ़ी दिया एंड फिर से ये घर चलाया। तो यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आ रही है, लड़का बार बार थक जा रहा है यार, मतलब जो हमारा ये बंदा है ना वो बार बार थक जा रहा है एंड वो सोचता है कि सब चीज़ों को एक साथ ही ले लो। तो अब ये जो लड़का है मैं इस लड़के को फिर से यहाँ पे बना देता हूँ, वहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गया मेरा लड़का। एंड ये शॉप है, तो ये जो लड़का है ये एक बार दुकानदार के पास गया, उसने पूरे 10 रुपये इसको दे दिए एंड बोला कि भैया आपके पास जितनी भी 10 रुपये में जितनी भी टॉफ़ी आने वाली है दे दो, मेरी मम्मी बोल रही है कि भाई ढेर सारी टॉफ़ी लेके आ, मैं तो आज खाऊंगी तुझको भी खिलाऊंगी। तो यहाँ पे इस दुकानदार वाले भैया ने इसे पूरे 10 की 10 टॉफ़ी दे दी एंड जो ये लड़का था ये अपने हाथों में पूरी 10 की 10 टॉफ़ी लेके घर चला आया। सो यहाँ पे अभी आपको थोड़ी चीज़ें समझ में आएंगी ठीक, मतलब समझ लो ये जो दुकानदार था उसने पूरी टॉफ़ी इसको दे दी, इसने हाथ में लिया पूरी टॉफ़ी को कलेक्ट कर लिया अपने हाथों में एंड लेके घर चला आया। मम्मी भी खुश लड़का भी खुश। अब टेक्निकल टर्म में समझो कि एरे जो होता है, एरे का मेन काम होता है मल्टीपल डाटा को एक साथ अरेंज करना, मतलब लार्ज अमाउंट वाले डेटा को एक साथ अरेंज करना एरे कहलाता है। लाइक हमारे पास 1 है एंड 2 है एंड 3 है, जो हम इस तरह करते हैं कि A=2 B=3। तो यहाँ पे हम अपने एरे में इस तरह कर सकते हैं कि ये हमारा एरे को हम अपने इस तरह यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं कि ये हमारा एक एरे है ठीक, ये हमारा एक एरे है जहाँ पे हमने वहाँ पे A=1 B=2 इस तरह देते थे। तो अब यहाँ पे हमने अपने एरे को नाम दे दिया A एंड =1 2 3 4। अब ए में ही हमने इतनी सारी वैल्यू को असाइन कर दिया भाई, ये तो अच्छी बात है ना, जहाँ पे हम लिखा करते थे कि A=2 B=3 एंड ऐसे मल्टीपल चीज़ें लिखा करते थे तो वहाँ पे हमारी टाइम ज़्यादा कंज्यूम होती थी। तो यहाँ पे हमारी टाइम बहुत ही कम कंज्यूम हो रही है एंड
ढेर सारे डेटा को हम कलेक्ट कर ले रहे हैं, तो ये हमारा एरे हो गया। एंड जब भी इस डायग्राम को बनाएंगे तो हमारे जो एरे होते हैं उनके एड्रेसेस होते हैं। तो हमारा इसका एड्रेस 000, 001, नहीं भाई साहब, सॉरी सॉरी, थोड़ी सी मैंने यहाँ पे गलती कर दी। ये हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी चीज़ का इंडेक्सिंग हमेशा 1000 से स्टार्ट होता है, ठीक। तो यहाँ पे मैंने 1000 एंड 2000 एंड 3000 एंड ये 4000, इस तरह से इसकी इंडेक्सिंग रहेगी। तो आप प्लीज़ इस डायग्राम को आप बना के आ जाइएगा, 100% आपको चीज़ें मिलेंगे। इसको बोल दीजिएगा ये है एड्रेस, ये है वेरिएबल का नेम एंड ये हमारी वैल्यू। एरे समझ में आ गई भाई, ठीक। उसी तरह मैंने भी देखिए यहाँ पे बोला ये एंड, हाँ एंड। अब इसमें मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से मैंने आपको एरे बनाया, आप उस तरह से भी एरे को बना सकते हैं। ये हमारा डाटा है, ये हमारा वेरिएबल है एंड ये हमारा इंडेक्स नंबर है। इंडेक्स नंबर क्या होता है कि हमारे डेटा की एक्चुअल वैल्यू को डाटा कहाँ पे है। एंड एड्रेस क्या होता है, वो हार्डवेयर हार्डवेयर एड्रेस होता है, ये एक्चुअल वैल्यू होती है। अभी आपको समझ में आ जाएगी। सो इस तरह से आप बना के चले आइएगा। यहाँ पे वेरिएबल का नेम, वैल्यू एंड नेम। सो अब हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ एरे। तो एरे के मल्टीपल्स टाइप होते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया टाइप ऑफ एरे। एक सिंगल डायमेंशनल एरे मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखा है, सिंगल डायमेंशनल एरे, लीनियर एरे। एंड जो दूसरा होता है मल्टी डायमेंशनल एरे। सिंगल डायमेंशनल एरे में जो हम करते हैं वहाँ पे नॉर्मल हमारा एरे होता है। एंड मल्टी डायमेंशनल एरे में हम अपने एरे को मैट्रिक्स के जैसा बनाते हैं। किसके? मैट्रिक्स। आप लोग को पता होगा ना, आप लोगों ने शायद पढ़ी होगी, तो उसमें इस तरह से हम चीज़ों को बनाते हैं कि A11, A12, A13 एंड A21, A22, A23। मतलब ये हमारा इंडेक्स है भाई साहब, ये हमारी मैट्रिक्स हुआ करती थी। तो यहाँ पे जो मल्टी डायमेंशनल एरे होगा उसमें हमारी जो मैंने बनाया ना A11, वो हमारी इंडेक्स होगी। सो मल्टी डायमेंशनल एरे टू टाइप के होते हैं। एक होता है 2D एरे, ऐसे लिख दो ना भाई, एक 2D एरे एंड एक 3D एरे। सो यहाँ पे अभी आपको बेसिक समझ आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं व्हाट इज स्टैक। तो स्टैक जो होता है, स्टैक इज अ लीनियर टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर और स्टैक इज अ लीफो लास्ट एंड फर्स्ट आउट टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। टू टाइप ऑफ स्टैक ऑपरेशन, पुश एंड पॉप। अब आप इंग्लिश वाले तो भाई तुम लोग पढ़ो, अब थोड़ा सा मेरी लैंग्वेज में भी पढ़ लो। स्टैक क्या होता है, लाइक हमारे पास ये एक हमारा डब्बा है एंड ये एक लीनियर टाइप का हमारा डाटा है। जैसा कि मैंने बताया लीनियर टाइप एक लीनियरी टाइप में रहेगा एंड सेम डाटा कलेक्शन हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया 10, 20, 30, 40 एंड यहाँ पे हम कर लेते हैं 50। सेम वही चीज़ें रहेंगी, इसमें भी वैसे ही रहेगी। एंड हम इसकी इंडेक्सिंग अगर कर देते हैं तो 0, 1, 2, 3 ये हमारी इंडेक्सिंग हो गई। मतलब इंडेक्स 0 पे हमारा 10 है, 1 पे 20, 2 पे 30, 3 पे 40, 4 पे 50 एंड इसका जो नाम है हमने A कर दिया। तो अगर हमें अपने डेटा को रिट्रीव करना है तो हम स्टैक का यूज़ करेंगे। स्टैक का यूज़ मतलब ये हमारा होता है लीफो प्रिंसिपल पर काम करता है। अब बोलेंगे लीफो का मतलब क्या होता है, तो लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। सो इस तरह से आप डायग्राम को बना सकते हैं। बट अगर आप सीधा वाला डायग्राम बनाएंगे तो उससे आपको चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आएगी, जो कि मैं आपको बताता हूँ। सो लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ये है कि हमारे पास ये हमारा डाटा है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। उसमें बोला है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट इन आखिरी में जो आएगा वो पहले घर जाएगा, आखिरी में जो आएगा वो पहले घर जाएगा। सेम यही बताया जा रहा है। तो यहाँ पे 4 लास्ट में आया तो ये पहले निकल गया, फिर 3 बचा लास्ट में तब ये पहले निकल गया, फिर 2 लास्ट में बचा तो ये पहले निकल गया, 1 लास्ट में बचा तो ये पहले निकल गया। मतलब स्टैक का सेम फंडा यही है कि जो लास्ट में आएगा वो पहले निकलेगा। सो इसी तरह आप एग्जाम में भी ऐसे ही लिख सकते हो भाई साहब। मैं जितनी चीज़ें बोल रहा हूँ वर्ड में आप आराम से लिख सकते हो। स्टैक का जो मीन्स होता है कि लास्ट में आने वाले एलिमेंट को पहले निकाला जाता है एंड जो पहला एलिमेंट होता है उसको सबसे लास्ट में निकाला जाता है। एंड जो हमारा स्टैक जो होता है वो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर पे वर्क करता है एंड इसका जो प्रिंसिपल है लास्ट इन फर्स्ट आउट। एग्जाम्पल देखिए आप चले आना। सो आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्यों। यहाँ पे भी चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है तो भाई समझते जाओ। फ्री की गंगा बह रही है, आप भी हाथ धुलते जाओ आराम से। तो यहाँ हम क्यों की बात करते हैं। और क्यों डाटा स्ट्रक्चर इज एन लीनियर टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर और क्यों डाटा स्ट्रक्चर डिफाइंड FIFO टाइप ऑफ
ऑपरेशन। सो यहाँ पे मैंने इसका एग्जांपल बना के देखा। अब फीफो का मतलब क्या होता है, यहाँ पे FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ओके, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो मतलब कि फर्स्ट इन, पहले आओ पहले जाओ, भाई पहले आओ पहले जाओ, ठीक उसी तरह यहाँ पे मैंने इमेज को यहाँ पे मतलब बना दिया है कि 5 3 2 1 0 1। इस तरह से अगर हमारे पास डेटा है तो इस डेटा में ऐसा होगा, जो पहले आएगा वो पहले निकल जाएगा, एंड जो लास्ट में आएगा भाई वो लास्ट में ही निकलेगा। इस तरह से यहाँ पे चीज़ें मैनेज की जा रही है। मतलब कि आप ये इस वाले डायग्राम से आपको समझ आएगा। आप मेरे वाले डायग्राम से देखो भाई, ये हमने एक क्यू को बनाया, ये हमारा Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, ये Q3 हो गया, एंड 1 2, एंड यहाँ पे हमने बनाया 1 2 3। तो इसमें 1 सबसे पहले आया है ना, तो अगर हमें रिमूव करना होगा, मतलब अगर हमें इसे निकालना होगा, तो हम सबसे पहले 1 को निकालेंगे, फिर उसके बाद 2 को निकालेंगे, एंड उसके बाद 3 को निकालेंगे। यहाँ पे प्रिंसिपल फॉलो करना है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो पहले आएगा पहले जाएगा, पहले जो आया है पहले जाएगा, एंड जो लास्ट में आएगा वो लास्ट में जाएगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले आओ पहले जाओ। सो इस तरह से यहाँ चीज़ें हैं। एंड जो हमारा क्यू होता है उसमें 2 रेयर्स होते हैं, जिसे जहाँ से हम डेटा को इंसर्ट करते हैं उसे रेयर बोलते हैं, जहाँ से हम डेटा को एग्जिट्स करते हैं उसे फ्रंट बोलते हैं। ये आप याद करके जाइएगा। एंड बाकी जब हम क्यू को बनाते हैं तो उसका नाम इस तरह रखते हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा। एंड मैंने यहाँ पे केसेस को भी लिख के रखा हुआ है कि बिफोर इंसर्शन आर एलिमेंट इन अ क्यू फर्स्ट इन अ केस रेयर बाय 1, एंड सेट रेयर प्लस 1 रेयर इक्वल टू -1। मतलब कि आप इस तरह समझो, आप इस चीज़ को मेंशन करके आ सकते हो कि जब भी हम अपने क्यू को बनाते हैं तो हमारा रेयर इक्वल टू -1 होता है, एंड फ्रंट इक्वल टू -1। ठीक, आप इस चीज़ को लिख के चले आना। इतनी बड़ी आपको मैंने जो ये नीचे इंग्लिश में लिखा है ना, वो चीज़ें सब आपको नहीं लिखना है भाई, सिंपल टर्म्स मैंने आपको बता दिया, बस वही लिख के आप चले आना। ठीक है, एंड अगर आपको इन चीज़ों को पढ़ना है तो आप आसानी से पढ़ सकते हो। ये सब वगैरह वगैरह मैंने चीज़ यहाँ पे मेंशन की है। ये भी यहाँ पे क्यू मैंने बना दिया, रेयर एक यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं, एंड यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं। सो इस तरह से। सो यहाँ पे केस 3 हम नेक्स्ट पे बात करते हैं। हम देखते हैं टाइप ऑफ क्यू, कि क्यू के कितने टाइप्स होते हैं। अब मैंने मेंशन करके रखा हुआ है कि टाइप ऑफ क्यू, जो हमारे क्यू के टाइप होते हैं वो इस तरह होते हैं। पहला जो होता है वो लीनियर होता है, एंड दूसरा जो होता है हमारा सर्कुलर होता है, तीसरा जो हमारा होता है डबल इंडेड होता है, एंड चौथा जो होता है हमारा प्रियोरिटी। इन तीनों में से आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आपको याद करके कौन सा जानना है, लीनियर वाला नहीं याद करना आपको, डबल इंडेड क्यू को याद करना है, एंड सर्कुलर क्यू। ये दो हमेशा आते हैं, सो आप इनको प्लीज़ याद करके जाइए। एंड मैं अभी आगे और बढ़ता हूँ तो आपको चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे मैंने बस आपको टाइप बताया, अभी आगे बहुत सी चीज़ें आपको मिलने वाली है। सो मैं यहाँ पे भी लगातार भाई 23 मिनट हो गए बना रहा वीडियो। चलिए अब लिंक लिस्ट पे चलते हैं। तो लिंक लिस्ट क्या होता है, सिंपल टर्म्स में समझिए। मैं आपको पहले, आप इसको हिंदी को पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको इजी टर्म में एक्सप्लेन कर दूंगा। यह डायनेमिक एलोकेशन टेक्निक है, एंड ये पॉइंटर का यूज़ करके लिंक लिस्ट को बनाती है। लिंक लिस्ट नोट्स का कलेक्शन होता है, बिल्कुल कलेक्शन, कम्बिनेशन ऑफ नोट्स एंड कलेक्शन ऑफ नोट्स नो एज द लिंक लिस्ट। एंड जो लिस्ट मेन इसके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि डायनेमिक साइज एंड नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एंड इफिशिएंट इंस्टेंट एंड डिलीशन, मतलब इंसर्शन एंड डिलीशन। यहाँ पे मैंने ये चीज़ें गलती थोड़ी सी की थी, इसे इंसर्शन हम बोल सकते हैं, इंसर्शन एंड डिलीशन। एंड नॉन कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि कोई भी चीज़, मतलब ये आगे भी जा सकता है पीछे भी जा सकता है, इस तरह से नॉन कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है। एंड यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बना के रखा है, सिंगल लिंक लिस्ट यहाँ पे बनाया हुआ है। एंड जो है ये सेवन, एंड ये है नल। मतलब कि सेवन जो है हमारा वो इंफॉर्मेशन फील्ड होता है, एंड जो ये नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड, मतलब ये वाला जो होता है ना नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड। सो आपको, मुझे अपने डायग्राम से भाई समझाने में मज़ा नहीं देता, बट जब मैं अपना डायग्राम खुद का नहीं बनाता ना, तब तक फीलिंग अच्छी से नहीं आती। सो यहाँ पे मैंने, अब समझिए लिंक लिस्ट क्या होता है। सो यहाँ पे हमने एक एलिमेंट को रखा, एंड ये हमारा लिंक लिस्ट का लास्ट वाला एंड है, ठीक। तो यहाँ पे जो ये हमारा फील्ड होगा, जो पहला वाला होगा, उसे हम कहेंगे डेटा फील्ड, ओके। इसे हम बोलेंगे डेटा फील्ड, एंड इसे हम बोलेंगे नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड। इसे हम बोलेंगे नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड, इसे हम नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड बोलेंगे। मतलब कि
हमारा डेटा तो रहेगा, और अगर हमें दूसरे लिंक लिस्ट के साथ जोड़ना है, मतलब कि हमारा एक दूसरा लिंक लिस्ट है, यहाँ पे हमने 3 लिखा है, ये में फिर x लिखा है, तो इसका जो एड्रेस है 1000 है, एंड जब हमें इस वाले लिस्ट को इसके साथ जोड़ना है तो हमें इसके एड्रेस को पता होना चाहिए, तो हम जाके इसके एड्रेस को फाइंड करके इससे ऐड हो जाएंगे। ये हमारा होता है लिंक्ड लिस्ट। हमने पॉइंटर का मदद करके इसके एड्रेस को फाइंड किया, एंड इसके एड्रेस को फाइंड करने के बाद हमने इसे जोड़ दिया। तो यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आ गई लिस्ट किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे यूजर जो वैल्यू देता है वो वैल्यू होती है, एंड यहाँ वाला कोड के लॉजिक को लिखते हैं, जिससे ये पॉइंटर जो हमारा एड्रेस है उसे फाइंड कर लेता है। यहाँ पे भी मैंने आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए मैंने मेंशन की है कि इंफॉर्मेशन फील्ड एंड नेक्स्ट पॉइंटर लिंक फील्ड करने के लिए नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड का यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पे मैंने डबल लिंक लिस्ट को भी आसानी तरीके से समझाया है, जहाँ पे हम डबल चीज़ों को एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक डायग्राम बनाया है, ये हमारा एक पीटीआर है 2000, मतलब पॉइंटर जो हमारा है उसका एड्रेस है 2000, एंड यहाँ पे ये 7 यूज़र ने वैल्यू एंटर की, एंड फिर इसका जो 2000 देखिए, मतलब कि ये हमारा एड्रेस था, एंड ये एड्रेस अब इस वाले लिंक लिस्ट के पास आया, तो यहाँ पे 2000 हो गया, एंड यहाँ पे यूज़र ने एक वैल्यू एंटर कर दी 7, ठीक, एंड यहाँ पे हमने इसे 2002 कर दिया। अब ये जो नेक्स्ट वाला होगा, यूज़र ने यहाँ वैल्यू 9 एंटर की, अब उसे इसको इसके साथ जोड़ना है, तो ये वाला जो होगा वो इसका एड्रेस दिखेगा। तो यहाँ पे 2002 है, और इसने इस एड्रेस को अपने अंदर ले लिया तो इससे जुड़ गया। अब इसको इसका चाहिए, तो यहाँ पे 2004 है, तो इसने उसका एड्रेस दिखा एंड इसको अपने साथ जोड़ लिया। तो इस तरह से चीज़ें हो रही है भाई, इसमें जुड़ी जुड़ाव हो रहा है, भरत मिलाप ज़्यादा हो रहा है। लिंक लिस्ट में आप समझ लो, मैं ट्रिक बताता हूँ। लिंक लिस्ट मतलब भरत मिलाप, आप एकदम याद करके जाओ। लिंक लिस्ट मतलब भरत मिलाप, लीनियर सर्च मतलब सीधी रेस का घोड़ा, बाइनरी सर्च मतलब भाई बीच बीच चलने वाला घोड़ा, मतलब धीरे धीरे, ठीक। अब यहाँ पे देखिए मैंने नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की भी सिंपल टर्म्स में डिफाइन करने की कोशिश की है। मैं यहाँ पे भी चीज़ों को थोड़ी थोड़ी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिससे आप अगर कोई शुरुआती में भी इस वीडियो को देखें तो शुरू में मैंने इतनी चीज़ों को आपको कंटेंट में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ कि आपको लास्ट तक तो भाई देखने की जरूरत है, बट भाई प्लीज़ देखिए, मेरे भी व्यूज़ बढ़ेंगे, तो इसलिए मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ इतनी टाइम से। सो यहाँ पे नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर जो होता है, नॉन लीनियर मतलब जो ट्री एंड ग्राफ के फॉर्म में होगा वो हमारा नॉन लीनियर रहेगा, उसमें कोई भी चीज़ें वेल डिफाइंड नहीं रहेंगी, स्ट्रक्चर नहीं रहेंगे। तो हम सबसे पहले ट्री की बात करते हैं। ट्री क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया, आप इसको छोड़ दो भाई, मैंने ये सब बनाया उसको आप छोड़ दो, आप मेरा समझो मैं क्या बोलने वाला हूँ। ट्री जो होगा, ट्री एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है, पहला पॉइंट आप नोट कर लो। ट्री एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है। दूसरा, जब भी हम ट्री को क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हमें एक रूट नोड चाहिए। तीसरा, ट्री को क्रिएट करते समय उसके 2 चाइल्ड नोड होने चाहिए, तभी ट्री माना जाएगा। चौथा, ट्री में हम ब्रांचेस का यूज़ करते हैं। क्या? ट्री में हम ब्रांचेस का यूज़ करते हैं, ठीक। 4 पॉइंट मैंने आपको बता दिया। अब ट्री का एग्जांपल आप देख लो, ये हमारा ए हो गया, एंड ये हमारा रूट नोड हो गया, एंड ये बी, एंड ये सी, एंड अब हम इसे ऐसे ही बना सकते हैं, डी ई एफ जी। तो यहाँ पे ट्री आपको समझ में आ गया भाई, ट्री क्या होता है। देखो, इसे हम रूट नोड बोलते हैं, एंड जितने भी गोले गोले चीज हैं उनको हम नोड बोलते हैं, नोड। एंड इसे तो रूट नोड, इसे नोड मतलब सब चीज़ को नोड, एंड ये लास्ट वाले जो हैं जितने भी, इसे लीफ नोड बोलेंगे। एंड जैसे 3 2 1, इसको हम यहाँ पे बोलेंगे लेवल। एंड अगर हमसे कोई पूछ लिया जाता है कि आप बी की डिग्री को बताओ, तो बी जितने अपने चाइल्ड नोड को जोड़ा है एंड जितने लोगों से ऐड हुआ है उसके ब्रांचेस की संख्या इनकी डिग्री होगी। तो बी की जो डिग्री है वो कितनी है, आप लोग ऐड करेंगे 1 2 3, बी की डिग्री 3, एक डिग्री कितनी है 1 2। सो इस तरह। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे टाइप ऑफ ट्री, ट्री कितने टाइप के होते हैं। ट्री मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, एवीएल ट्री, बी ट्री। यहाँ पे आपको बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री एंड बी ट्री को पढ़ना है। एंड अब ग्राफ की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया, ग्राफ इस तरह से हो सकता है, स्ट्रक्चर फॉर्म में ये नहीं रहेगा क्योंकि नॉन लीनियर ही इसका नाम है। सो इस तरह से हमारा ग्राफ हो सकता है, ग्राफ में कोई दिक्कत होगी नहीं। बाकी मैं आने वाली चीज़ें बताने वाला हूँ, जैसे कि ट्री में हम ब्रांचेस का यूज़ करते थे, ठीक उसी तरह यहाँ पे हम
एजेस का यूज़ करेंगे। ये वाली जो यहाँ पे लाइन है, यहाँ पे जो ये वाली लाइन है एंड ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, उसे एजेस कहेंगे एंड इसे भी हम यहाँ पे नोड ही कहेंगे। एंड इसमें रूट नोड जैसा चीज़ होता नहीं है, बाकी वर्टिसेस होते हैं, वर्टिसेस एज, इसे वर्टिसेस हम बोल सकते हैं यहाँ पे, सॉरी नोड नहीं बोलेंगे। सो हम चलते हैं नेक्स्ट पे। डाटा स्ट्रक्चर ऑपरेशन। सो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि डाटा स्ट्रक्चर ऑपरेशन को समझाइए। तो यहाँ पे मैं आपको चीज़ों को आसानी तरीके से समझाने वाला हूँ। डाटा स्ट्रक्चर ऑपरेशन क्या होता है, सबसे पहले डाटा स्ट्रक्चर का आपको परिभाषा को बताना है। एंड यहाँ पे सबसे पहला जो है ट्रैवर्सिंग, सभी एलिमेंट को केवल एक एक बार एक्सेस करता है। मतलब कि ट्रैवर्सिंग हमारी ये होगी कि हमारा ये डाटा है 1 2 3 4 1 2 3 4, इन्हें एक एक करके एक्सेस करना, इन्हें एक एक करके एक्सेस करना हमारा ट्रैवर्सिंग कहलाएगा। ट्रैवर्सिंग समझ में आ गया, टू एक्सेस एंड विजिट इच एवरी एलिमेंट ऑफ एग्जैक्टली ऑन टाइम। एंड इंसर्शन की बात करें, इंसर्शन क्या होता है भाई? इंसर्शन सिंपल है कि स्टैक, लिंक्ड लिस्ट एंड क्यू में डेटा को इंसर्ट करना हमारा इंसर्शन कहलाया जाएगा, या फिर किसी भी डाटा स्ट्रक्चर में डेटा को इंसर्ट कराना इंसर्शन कहलाया जाता है। एंड किसी भी डाटा स्ट्रक्चर से डाटा को रिमूव करना डिलीशन कहलाया जाता है। एंड सर्चिंग, तो फाइंड द लोकेशन ऑफ गिवन सर्च आइटम, मतलब सर्चिंग का मतलब क्या होता है। अब एक आपको 100% सभी कन्फ्यूजन होता है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि सर्चिंग का मतलब क्या होगा, तो आप बोलोगे कि यार 1 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए सर्चिंग का यूज़, 2 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए सर्चिंग का यूज़। बट नहीं, हम यहाँ पे वैल्यू नहीं फाइंड कर रहे हैं, हम इसके एड्रेस को फाइंड करते हैं। लाइक एक इसका 100 एड्रेस है, इसका 200 एड्रेस है, इसका 300 एड्रेस है। तो किसी भी डेटा एलिमेंट की एड्रेस को फाइंड करने के लिए हम सर्चिंग का यूज़ करते हैं। एंड अब हम बात करते हैं सॉर्टिंग। सॉर्टिंग सिंपल टर्म्स में बहुत सारे एलिमेंट को अरेंज करना, मैनेज करना, डिफाइंड वे में करना। लाइक किसी भी डाटा स्ट्रक्चर को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लाना हमारा सॉर्टिंग कहलाता है। एंड हम मर्जिंग की बात करते हैं, तो मर्जिंग होता है 2 लिस्ट एंड 2 डाटा स्ट्रक्चर या फिर 2 डाटा में डाटाओं को ऐड करने के। लाइक ये हमारे पास हमारा डाटा है 1 2 3 एंड ये हमारे पास डाटा है हमारा 4 5 6, हमें इन सभी को ऐड करना है। तो सबसे पहले ये मिड पॉइंट हमारा रहेगा, तो हम इसे 1 2 से अलग करेंगे एंड 3 को ऐसे यहाँ पे लिख लेंगे, ये हमारा एक साथ रहेगा। एंड यहाँ पे भी ऐसे 4 को एंड 5 को एक साथ लिख के 7 को ऐसे कर देंगे। एंड जब हम यहाँ पे देखेंगे हमारा डाटा सही तरीके से दिख रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से कर देंगे। मर्जिंग का सेम कॉन्सेप्ट यही होता है, आगे आने वाले अभी मैं पीडीएफ में आपको बताने वाला हूँ। सो यहाँ पे चीज़ें सिंपल टर्म्स में आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं अब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। सो ये भी हर बार पूछा जाता है एग्जाम में, हम इसे समझ लेते हैं कि जब हम इसके एक्सटर्नल बिहेवियर से पहचाने जाते हैं, मतलब अब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप एक्सटर्नल बिहेवियर से पहचाने जाते हैं। ये एक यूजर को डिफाइंड डाटा टाइप है, इसमें बहुत सारे डाटा टाइप का कॉम्बिनेशन होता है, इसमें फंक्शन का यूज़ किया जाता है। एंड इसे स्पेसिफायर का यूज़ नहीं किया जाएगा, मतलब स्टैक डाटा टाइप में स्पेसिफायर का यूज़ नहीं किया कर सकते हैं। इससे एग्जाम्पल जो होते हैं स्टैक इज ADTS, एग्जाम में पूछा जाएगा भाई ADTS क्या होता है, तो हम बोलेंगे ये ADTS अब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स होते हैं। स्टैक में जो भी एलिमेंट होते हैं वह सेम टाइप के होते हैं, क्योंकि यह एरे के सिक्वेंशियल ऑर्डर में होते हैं। बिल्कुल सबसे मेन टॉपिक है कि स्टैक में, मतलब कि अब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप में जो भी एलिमेंट होंगे वो सेम टाइप के होंगे। लाइक इंटीजर है तो इंटीजर ही होंगे, एंड फ्लोट है तो फ्लोट होगी, एंड पुश पॉप इस तरह से। एंड अगर इसके फंक्शन की बात करें तो इसमें हम फंक्शन करते हैं पुश ऑपरेशन यूज़ करते हैं। पॉप इज इक्वल पुल, पुश का मतलब होता है किसी भी स्टैक में से डाटा को इंसर्ट करना पुश, एंड डाटा को रिमूव करना पॉप, एंड स्टैक को खाली करना एम्प्टी, एंड इस पुल डाटा को निकाल के फिर दूसरा कोई इंसर्ट करना हमारा इस पुल कहलाता है। एंड अगर इसकी एडवांटेज की अगर हम बात करें तो इफिशियंसी होती है, मतलब कम टाइम में मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। एंड रिजेबिलिटी, बार बार हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अब्स्ट्रैक्शन मतलब कि कॉम्प्लेक्स वर्क को है हाइडिंग कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं कि भाई साहब ये जो प्रॉब्लम अप्रोच एंड बॉटम अप्रोच क्या होता है, जो कि हर बार सभी को प्रॉब्लम में फंसा देता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप अप्रोच। तो टॉप डाउन अप्रोच क्या है? इट इज़ अप्रोच टू डिजाइन एल्गोरिथम विच इज़ अ हायर प्रॉब्लम इज ब्रोकन डाउन इज स्मॉलर पार्ट, इट यूज द decomposition technique. This is an approach
used by structured programming language CFLC. It's in this approach large programming divided in a similar program known as a function. मतलब कि भाई टॉप डाउन अप्रोच सिंपल टर्म में समझो, जैसे हमारे पास ये एक बड़ा सा हमारे पास प्रॉब्लम आ गया एंड इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है, तो हम सबसे पहले इसे दो टुकड़ों में बांटते हैं। लो भाई, बड़े प्रॉब्लम को दो पार्ट में बांट दिए। अब ये थोड़ा और बड़ा है, फिर से हम इसे कुछ भाग में बांट देते हैं। ये देखिए, ये हमारा है टॉप डाउन, ये हमारा है टॉप डाउन अप्रोच। मतलब बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करना हमारा टॉप डाउन अप्रोच कहलाता है। सो आप इसका ये जो डायग्राम है प्लीज़ इसे आप याद कर लीजिए, आप इसे बना के आ जाइएगा। एंड अब बॉटम अप्रोच का बात करना, ठीक सेम उसी तरह की चीज़ें हैं कि जो छोटे छोटे प्रॉब्लम लाइक कही कि हमारे पास ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, अब इन छोटे छोटे प्रॉब्लमों को हमें ऐड करके स्ट्रक्चर फॉर्म में लाना है। तो हम सबसे पहले इसको ऐड, इसको यहाँ पे हमने ऐड किया एंड इसको इसको हमने यहाँ पे ऐड किया एंड फिर अब इनको इनको हमने सब एक साथ ऐड कर लिया। ये हमारा बॉटम अप अप्रोच, मतलब कि छोटे से बड़े में जाना बॉटम अप्रोच, एंड एक बड़े से छोटे में आना टॉप डाउन अप्रोच। तो यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। आप चाहते हैं तो आप इसका हिंदी वर्जन में पढ़ सकते हैं, बॉटम अप अप्रोच विद स्मॉलर प्रॉब्लम और सॉल्व के छोटे प्रोग्राम को ढूंढकर उसे बड़े पैमाने पर हल करना बॉटम अप्रोच का यूज़ किया जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में करते हैं जावा सी प्लस प्लस पाइथन प्रोग्राम। एंड हाँ, अगर आपको पाइथन सीखनी होगी तो मेरे प्लेलिस्ट में आपको पाइथन पूरी तरीके से सिंपल टर्म्स में पढ़ने के लिए मिल जाएगा। सो यहाँ पे जो मैंने क्रिएट किया है PDF, ये मैंने जो डायग्राम बनाया आप उसे आसानी से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। सो थोड़ा सा मैं यहाँ पे 20 सेकेंड का मैं आप लोगों से ब्रेक लेता हूँ। सो वो बने रहिए, मैं आता हूँ अभी। ओनली 20 मिनट ब्रेक्स एंड 20 सेकेंड ब्रेक, मैं अभी आता हूँ, जस्ट 2 मिनट। सो क्या चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 20 सेकेंड का जो हमारा ब्रेक था उसको, क्योंकि इतनी देर से बोलते बोलते भाई थोड़ा सा और मुँह भी दर्द करने लगता है एंड थोड़ी सी ब्रेक की रिक्वायरमेंट हमें मिलनी चाहिए। बट यहाँ पे इस तरह से थोड़ी सी चीज़ें ये हैं कि अगर मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ तो इसे बंद नहीं कर सकता, ये कंटिन्यूस बनता ही चला जाएगा। सो हम बात करते हैं एरे क्या होता है। यहाँ पे आप लोग को PDF की थोड़ी सी क्वालिटी कम दिख रही होगी, बट मैनेज करना पड़ता है भाई। एंड हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एरे। एरे एक नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप होता है। जब हम किसी ब्लॉक में एक या एक से अधिक वैल्यू को रखना होता है तो हम एरे का यूज़ करते हैं। जब एक ब्लॉक में सिमिलर वैल्यू रखना होगा तो हम एरे का प्रयोग करेंगे, तथा जब अनसिमिलर वैल्यू को रखना होगा तो हम स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। एरे में सभी एलिमेंट कंटिन्यूस स्कोप में रखे जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि एरे इस टाइप से है, यहाँ पे एरे इस टाइप से होगा एंड इसमें मल्टीपल वैल्यू को रखने के लिए हम एरे का यूज़ करते हैं। एंड एरे में जो साइज़ें होंगी वो भी आप लोग को बताया था। एंड एरे में अपने साइज़ को कैसे काउंट करेंगे वो आप लोग समझ लीजिए। एरे में अगर हमें किसी भी साइज़ की अपने एरे की साइज़ को काउंट करना होता है तो सबसे पहले हम अपर बाउंड को लेते हैं। अब यहाँ पे आप लोग पूछेंगे कि अपर बाउंड क्या होता है एंड लोअर बाउंड। तो अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड, तो यहाँ पे 6 प्लस 0 प्लस माइनस, मतलब जो हमारा यहाँ पे जो हमारी पूरी लेंथ है वो हमारी अपर बाउंड है। ठीक, हमारी जो ये पूरी लेंथ होती है वो हमारी अपर डाउन है। यहाँ पे देखिए A6 लिखा है, तो इसे पूरा हम गिन लेंगे एंड वो हमारी 6 हो जाएगी। एंड लोअर बाउंड यहाँ पे कुछ बचेगा ही नहीं एंड हम +1 कर देंगे, तो 6 + 1 7, यहाँ पे हमारा ये निकल के चला है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ एरे। एरे के मल्टीपल 2 टाइप होते हैं, सिंगल डायमेंशनल एरे एंड मल्टी डायमेंशनल एरे। या सिंगल डायमेंशनल एरे होता है जिसमें केवल एक रो या एक कॉलम होते हैं, जैसा कि मैंने बताया एक रो या एक कॉलम होंगे, उसे सिंगल डायमेंशनल एरे कहते हैं। मल्टी डायमेंशनल एरे
डायमेंशनल एरे कहेंगे एंड असेंडिंग फॉर डायमेंशनल एरे द एलिमेंट ऑफ एरे कैन बी एक्सचेंज बाय स्पेसिफाई बाय एरे नेम फॉलोड बाय सबस्क्रिप्टिंग। तो यहाँ पे चीज़ें आपको समझ में आई, कोई भी समझाने वाली चीज़ यहाँ पे है नहीं इस टाइप। एंड यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एंड ये देखिए यहाँ पे मैंने 2D एरे को मेंशन करके रखे हैं, मतलब आप इसे मल्टी डायमेंशनल एरे भी कर सकते हैं। एंड इससे आप 100% आप याद करके जाओगे कि 2D एरे क्या होता है। यहाँ पे आपसे डायरेक्ट पूछेंगे डबल एरे क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है, 2D एरे क्या होता है, तो आपको यही चीज़ मेंशन करके आना होता है कि 2D एरे में मैट्रिक्स एरे के नाम से भी जाना जाता है, 2D एरे को मैट्रिक्स एरे के भी नाम से जाना जाएगा। एंड 2D एरे को रो एंड कॉलम के रूप में डिफाइन किया जाता है। 2D एरे को मेमोरी में इस प्रकार दिखाते हैं। तो हम 2D एरे को इस प्रकार समझ सकते हैं, मतलब रो एंड कॉलम के फॉर्म में इस तरह हम 2D एरे को समझ सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था A1 A12 इस तरह से। जितना मैट्रिक्स पढ़ा होगा उसे आसानी से ये समझ में आ रही होगी। एंड अगर इसके सिंटेक्स की बात करते हैं तो हम इस यहाँ पे सबसे पहले डाटा टाइप लिखेंगे एंड एरे का नेम लिखेंगे एंड रो की साइज, हमारी रो की जितनी भी साइज होगी उससे लिखेंगे एंड कॉलम की साइज, लाइक हमारे रो की साइज 2 है एंड कॉलम की साइज जो है हमारा 3 है, तो 2 इंटू 3 का ये हमारा मैट्रिक्स बन जाएगा। रो जो होता है, रो हमारा मतलब ऐसे ऐसे हमारा रो रहेगा एंड कॉलम हमारा इस टाइप से रहेगा। तो यहाँ पे मैं आपको 2 इंटू 3 का एक मैट्रिक्स बना के दिखा देता हूँ, आपको रिकॉल हो जाएगा कि 1 2 3 3 2 1। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक बन के चला आया भाई 2 इंटू 3 1 2, ये 2 रो है एंड 1 1 2 3 एंड ये थे कॉलम हो गया। यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आ गई। एंड यहाँ पे मैंने इसका इंडेक्स भी बना के लिख दिया है कि अगर हम 4 इंटू 4 का एक एरे बनाएंगे 2D एरे, तो किस तरह से डायग्राम्स का क्रिएट करेंगे। एंड इसे हम अपने एग्जाम में भी लिख के आ सकते हैं, रो 1 रो 2 रो 3 रो 4 एंड यहाँ पे कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 ये यहाँ पे बन गया। एंड ये हमारे कॉलम का नेम है 0 0 0 1 0 2 0 3 1 0 1 1 1 2 0 3 एंड 2 0 2 1 2 2 2 3। यहाँ पे भाई 0 3 नहीं रहेगा, यहाँ पे 1 3 रहेगा, आप लोग बना लीजिएगा। एंड 3 0 3 1 3 2 3 3। तो यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब क्या है कि प्रोसेसिंग ऑफ टू रोप्स नहीं, देखिए मैं इसलिए आपको प्रोग्रामिंग चीज़ें नहीं समझा रहा हूँ कि इस टाइम में आपको नहीं समझ में आने वाली है, बिकॉज एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी स्टूडेंट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर्स रहते हैं, तो हम उसे स्किप कर रहे हैं बार बार। अब देखते हैं यहाँ पर कि सर्चिंग क्या होता है। सर्चिंग टू फाइंड द लोकेशन ऑफ अ गिवन आइटम इन अ लिस्ट, मैंने आपको बताया था ना, किसी भी लिस्ट या फिर किसी भी स्टैक एंड एरे में से लोकेशन को फाइंड करना हमारी सर्चिंग कहलाती है। सर्चिंग में पहला ऑप्शन किसी मेमोरी की लोकेशन को ढूंढना होता है। एंड सर्चिंग में जब हम किसी भी लिस्ट के आइटम को कंपेयर करते हैं, अगर वो बराबर हो जाता है, मतलब कि अगर जैसे आप इस तरह समझ सकते हैं, जब हम सर्चिंग करने लगते हैं तो ये हमारा 10 है एंड ये हमारा 20 है एंड अब हमें इसे सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इसका जो एड्रेस है 1000, इसका एड्रेस है 2000। तो अब हम कंपेयर करेंगे कि जो हमारा 1000 वाला एड्रेस है वो 2000 वाले एड्रेस से बड़ा है या छोटा। अगर ये वाला हमारा कॉन्सेप्ट सही हो जाता है तो समझ लो भाई इससे छोटे के बाद और तो कोई है नहीं, तो हमें 10 मिल गया। एंड अगर ये हमारा गलत निकलता है तो हमारा ये वाला हमें बड़ा मिल जाएगा। सो आपको समझ में आ गया किस तरह से यहाँ पे कंडीशन रखी जाएगी। एंड लीनियर सर्चिंग में यहाँ पे मैं आपको ये समझा देता हूँ कि देयर आर 2 टाइप ऑफ सर्चिंग, लीनियर सर्चिंग, बाइनरी सर्चिंग। लीनियर सर्चिंग के लिए हम ऐसे करते हैं, सर्च आइटम 9 फॉर, एक हम यहाँ पे लूप लगाएंगे फॉर आई ग्रेटर देन आई एंड आई प्लस प्लस, यहाँ पे लूप लगेगा एंड हम कंडीशन भी हम लगा देंगे इफ आइटम इज इक्वल टू आई, मतलब आई का जो वैल्यू होगा अगर बराबर हो जाएगा तो राइट सर्च इज सक्सेसफुली एंड प्रिंट LOC आई, मतलब आई का लोकेशन प्रिंट कर दो। इल्स जो होगा राइट एज सर्च इज अनसक्सेसफुल एंड प्रिंट LOC नल, मतलब यहाँ पे हमारा जो एड्रेस है नहीं मिलेगा। तो मैंने इसलिए इतना छोटा एग्जाम्पल लिखा कि आप इसे लिख के आ सकते हो। सुनो, जब बोलेगा सर्चिंग लिखिए तो कोई भी बाइनरी सर्च है लीनियर सर्च है तो हमें इसे ही छाप के चले आना है भाई, याद कर लो। सिंपल सा मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे के रखा है जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं यहाँ पे बात करते हैं एनालिसिस ऑफ एन एल्गोरिथम्स, मतलब सर्चिंग एंड किसी भी सॉर्टिंग के लिए एंड रन टाइम एंड स्पेस को मेजर करने के लिए कॉम्प्लेक्सिटी का यूज़ करते हैं। एंड किसी भी कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड करने के लिए 2 तरह से उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड किया जा सकता है, पहला रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड दूसरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी।
एंड अगर कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, तो किसी भी आइटम को सर्च करने के लिए कितनी बार ऑपरेशन हो रहा है, मतलब कि जैसे कि मैं इस तरह से आपको समझा देता हूँ, लाइक 1 2 3। अब हमें 3 को फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम 1 को चेक करेंगे, फिर 2 को चेक करेंगे, फिर 3 को चेक करेंगे, तो यहाँ पे हमें 3 बार ट्रैवर्सिंग करनी पड़ी ना भाई। तो हमारी जो सर्चिंग की कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो 3 हो गई, कि हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है भाई 3 बार मैंने इसे बार बार जाके ट्रैवर्स किया एंड इसे हमने फाइंड किया। सो अब देखते हैं नेक्स्ट बाइनरी सर्चिंग क्या होती है। बाइनरी सर्चिंग का प्रयोग हम एरे आइटम के खोजने के लिए, बिल्कुल भाई सर्च है तो खोजने के लिए करेंगे अपने आइटम को, एंड इसमें मीड पॉइंट का यूज़ किया जाता है, मतलब कि मीड पॉइंट से इसमें समझ सकते हैं कि हमारे पास ये ढेर सारा ये डाटा हो गया 1 2 3 4 5, एंड जो बाइनरी सर्च होता है उसमें हम एक मीड वाले पॉइंट को उठाते हैं, ये हमारा मीड पॉइंट होता है। ठीक, तो यहाँ पे बाइनरी सर्च में मीड एलिमेंट हमेशा टारगेट वैल्यू के बराबर होना चाहिए, मतलब कि मीड एलिमेंट हमेशा टारगेट वैल्यू के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये अगर 3 है तो हमारा टारगेट वैल्यू क्या है, 5 है। हमें 5 को फाइंड करना है, तो सबसे पहले मीड को देखेंगे, 3 = 5, बट दिस इज ए रॉन्ग, नहीं, 3 जो है इसके 5 के बराबर नहीं है, तो ये फाइंड होगा ही नहीं, हमें इसे फाइंड करवाना होता है। तो इस तरह से हमें बाइनरी सर्च काम करता है, आप इस हिंदी को याद करके जाइएगा। एंड सर्चिंग करता है बाइनरी सर्च लीनियर सर्च की तुलना में कम समय लेता है, बिल्कुल सर्चिंग करता है, इसमें हम कभी कहीं से भी लिस्ट में सर्चिंग कर सकते हैं, ये फिक्स नहीं है कि हमें स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट से, इसमें हमें सर्चिंग परफॉर्म करनी आती है। एंड अगर नीड एलिमेंट टारगेट एलिमेंट के बराबर नहीं होता तो सर्चिंग अनसक्सेसफुल रहेगी, बिल्कुल जब हमारा नीड एलिमेंट है, बीच वाला जो एलिमेंट मैंने आपको बताया, वो टारगेट वैल्यू के बराबर नहीं होगी, तो भाई साहब हमारा जो बाइनरी सर्चिंग ऑपरेशन होगा वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे अगर इसके एल्गोरिथम्स की बात करते हैं, तो मैंने इसके एल्गोरिथम को भी यहाँ पे लिखा है, तो प्लीज़ आप एल्गोरिथम को लिख के आइएगा, आप हिंदी भले लिखो यार, आप एल्गोरिथम एंड डायग्राम को प्लीज़ मेंशन करके आना। सो यहाँ पे मैंने इसको लिख के रखा है, इनिशियल 2 वेरिएबल, सबसे पहले 2 वेरिएबल को लेंगे, लो 0 n-1 हाई रहेगा, एंड कैलकुलेट करेंगे मिडिल को कैलकुलेट करने के लिए हम लो प्लस हाई, मतलब सबसे लो वाली वैल्यू को उठाते हैं एंड हाई वाली वैल्यू के पोजीशन को उठाएंगे, मतलब नंबर को उठाएंगे कितने वो एड्रेस पे है, एंड फिर कंपेयर करेंगे द मिड एलिमेंट विद द टारगेट एंड एरे मिड इसको टारगेट, अगर हमारा जो मिड पॉइंट हो जाए टारगेट के बराबर हो जाता है तो हम कर देंगे इफ एरे मिड ग्रेटर देन टारगेट, कि हमारा जो एरे है वो ग्रेटर देन टारगेट का है, सेट लो मिड प्लस 1, हम अपने लो में मिडिल प्लस को बढ़ा देंगे एंड सर्च राइट हाल्फ, हमारा सर्च राइट हो जाएगा। एंड इफ ए आर आर मिड ग्रेटर देन, मतलब अगर ये नहीं होगा तो भाई ये होगा, एंड फिर उसके बाद इफ द टारगेट इज नॉट फाउंड एंड इल्स वाले कंडीशन में अगर हम चले जाएंगे कि अगर हमें नहीं मिलता है तो हम एग्जिट कर जाएंगे। तो अब हम देखते हैं सॉर्टिंग क्या होती है। इसलिए मैंने आपको शुरुआत में चीज़ों को सिंपल टर्म्स में समझा दिया, मैं यहाँ पे थ्योरी पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, जिससे आपको चीज़ें लिखने में भी आसान हो, क्योंकि इस टाइम आप समझने की कंडीशन में 100% होंगे, बट लिखना आपका पहली प्रियोरिटी है। सो सॉर्टिंग की बात करते हैं। सॉर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द एलिमेंट इन सम ऑर्डर, लॉजिकल ऑर्डर, बिल्कुल किसी भी डाटा को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में मैनेज करना एंड सेपरेट करना, लाइक ये हमारा कोई डाटा है, ये 1 3 5 8 9, अब इसे हमें मैनेज करना है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप हमें ये बताएंगे ये अरेंज्ड ऑर्डर है या अरेंज ऑर्डर में नहीं है। सो आपका ये कमेंट में प्लीज़ हमें बताइएगा कि ये जो है हमारा अरेंज ऑर्डर है या अरेंज ऑर्डर नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ कि 1 3 5 6 9 8 10, तो ये हमारा यहाँ पे अरेंज ऑर्डर है, एंड 1 10 3 5 ये हमारा अरेंज ऑर्डर नहीं है। सो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा वो वाले क्वेश्चन का कि आपको चीज़ें समझ में आई कि नहीं, मैं यहाँ पे क्या आपको बताना चाह रहा हूँ बार बार। एंड द लॉजिकल ऑर्डर में भी असेंडिंग एंड डिसेंडिंग इन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड सॉर्टिंग जो होता है हमारी मेन 2 टाइप की होती है, इंटरनल सॉर्टिंग एक्सटर्नल सॉर्टिंग। इंटरनल सॉर्टिंग जो होगा किसी भी डाटा को व्यवस्थित करने के लिए सीधा मेमोरी या मेन भाग का प्रयोग करते हैं, तथा इंटरनल सॉर्टिंग हमेशा कंप्यूटर मेमोरी में होती है। यहाँ पे एक्सटर्नल सॉर्टिंग की बात करें, एक्सटर्नल सॉर्टिंग जब डेटा फाइल में सॉर्ट किए गए डेटा का मान बहुत अधिक हो जाता है तो
कंप्यूटर में नहीं भरा जाता, मतलब कि जब मैं हार्डवेयर वाली चीज़ों को सॉर्टिंग करनी होती है तो उसके लिए मैं एक्सटर्नल सॉर्टिंग का यूज़ करते हैं। लाइक सिंपल एग्जांपल समझ लीजिए, आप आपने विंडोज़ करेगा एंड उसमें से जब हम पार्टीशन करते हैं ना अपने एस डी ड्राइव का कि भाई 256 GB है, तो सब पार्टीशन करके अलग अलग डिवाइसों में अपने फाइलों को रखेंगे, तो वहाँ पे हमारे लिए एक्सटर्नल सॉर्टिंग यूज आती है। एंड इंटरनल सॉर्टिंग जैसा कि हमने स्टैक लिस्ट एंड क्यू में परफॉर्म कर रहा हूँ, हमारी इंटरनल सॉर्टिंग होगी। एंड इंटरनल सॉर्टिंग के बहुत सारे प्रकार है भाई, आप इस तरह इसको देख सकते हैं कि मैंने कौन कौन से प्रकार का यहाँ मेंशन करके रखा है। पहला बबल सॉर्टिंग, सिलेक्शन सॉर्टिंग, सर्च सॉर्टिंग, क्विक सॉर्टिंग, मर्ज सॉर्टिंग, हीप सॉर्टिंग, जो कि मैं आपको अभी इन सभी को बताने वाला हूँ। सो हम देखते हैं वर्किंग बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट क्या होता है, सबसे पहले हिंदी समझ लो, फिर मैं इस तरह से आपको समझाने वाला, जो मेन है मैं उसी को आपको समझाने वाला। बबल सॉर्टिंग ये एक सरल सॉर्ट है जिसमें अपने डेटा को क्रम के रूप में लाते हैं। अगर हमें किसी भी डेटा को बबल सॉर्ट करना है तो हम एक डाटा लेंगे, थ्री एक, अब 3 ग्रेटर देन 1 हम तब तक स्वैप करेंगे जब देंगे। ठीक इसी प्रकार एलिमेंट में ये कंडीशन होती है, और अगर 1 ग्रेटर देन 3 होगा तो स्वैपिंग नहीं होगी। मतलब कि बबल सॉर्टिंग हमारी इस तरह से होगी भाई साहब, ये हमारा ये डेटा हो गया। एंड सॉर्टिंग मतलब हमें असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। आप चाहे असेंडिंग में करो चाहे डिसेंडिंग में करो, मैं असेंडिंग में कर रहा हूँ, मतलब इस टर्म्स में बढ़ते हुए क्रम में कर रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं जैसे हमारा 1 3 2 5, छोटा एग्जांपल लेता हूँ। एंड अब हम सबसे पहले 1 एंड 3 को कंपेयर करेंगे कि 1 ग्रेटर है या 3 ग्रेटर है। तो यहाँ पे 3 ग्रेटर है तो चीज़ें सही है, मैं 1 3 2 5 लिख दिया। अब हम 3 को कंपेयर करेंगे 2 से कि 3 ग्रेटर देन है या 2 ग्रेटर देन है। तो यहाँ पे 3 ग्रेटर देन हो गया, तो भाई 3 तभी ग्रेटर देन हो सकता है जब 2 इसके आगे होगा। लाइक जब 2 रहेगा तभी ना 3 होगा, तो 2 यहाँ आ जाएगा एंड 3 फिर उधर चला जाएगा, तो 1 2 3 5। अब ये हमारा जो डेटा होगा वो सॉर्ट हो गया। तो इस तरह से देखिए, एंड हमने जितना भी यहाँ पे फेज लगा 1 2 3, यहाँ पे हमें 3 फेज लगे हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आपको सॉर्टिंग समझ में आ गई होगी कि सॉर्टिंग किस तरह से परफॉर्म हो रही है। बाकी ये सब चीज़ें आप अपना, मैंने आपको बता दिया ना कि किसी भी चीज़ को आप जब एग्जाम में लिखने लगना तो ऐसे बना लेना भाई, उस पर इंडेक्सिंग कर देना कुछ भी 1 2 3 4 5। एंड बाकी आईजी आप करना या ना करना, मैंने जैसे एग्जाम्पल बताया उस एग्जाम्पल को ऐसे बना के भाई अच्छे से, एंड उसमें कुछ चीज़ों को मेंशन कर देना जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कैसी कैसी चीज़ों को मेंशन करना रहता है। एंड अगर बबल सॉर्टिंग का आपको एल्गोरिथम को समझना चाहते हैं तो मैं भी आपको वहाँ समझा देता हूँ। सबसे पहले हम फॉर लूप लेंगे आई इक्वल टू 0 टू n माइनस एन बाई 1 2, एंड फॉर जे मतलब आई जे एक लूप लेंगे एंड फिर हम चेक करेंगे कि आई जे ग्रेटर देन ए जे, मतलब हमारा जो एलिमेंट है 1 वाला एलिमेंट 2 के बड़ा है कि छोटा है। एंड अगर छोटा नहीं है तो ठीक है, अगर बड़ा है तो उसे स्वैप करेंगे एंड फिर इससे टेम्प करेंगे। ये मतलब स्वैप करने के लिए, ये हमारा जो कोडिंग है यहाँ पे हमने स्वैप करने के लिए से लिखा है कि सबसे पहले हमें टेम्प लेंगे, ए जे लेंगे एंड फिर जे में हम ए को इंसर्ट करेंगे एंड फिर जे प्लस 1 कर देंगे एंड टेम्प। तो यहाँ पर हमारा वैल्यू चेंज हो जाएगी, मतलब स्वैप हो जाएगा, 2 जो होगा हमारा 3 में आ जाएगा, 3 जो होगा 2 में। ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। एंड फिर हम एंड इफ कर देंगे, एंड फॉर एंड। तो यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। एंड अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन सॉर्ट। तो सिलेक्शन सॉर्ट, द सिलेक्शन सॉर्ट मेथड आल्सो रिक्वायर्ड n-1 टू सॉर्ट ए द फर्स्ट पास फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट फ्रॉम a0 a1 n-1 to swap with the first element of the list or 0 is the important or 0 similarly the second pass find the second smallest element of the list, second smallest element, please noted key point. Similarly, the second pass find the second smallest element of the list 0 1 1 2 a n minus 1 and swap it with a1 and find the, so simple वे में आपको समझ आया होगा। एंड यहाँ पे एंड प्लीज़ आप इस जो यहाँ पे मैंने इसका एल्गोरिथम लिखा है, अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। अब ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड इसी तरह आप लिख के आ जाइएगा। एंड स्क्रीनशॉट आप लेना हो लीजिए, नहीं तो आप इसका मैं आपको जो PDF है वो देने वाला हूँ। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ वो PDF आपको कहाँ मिलेगा।
सो यहाँ पे भाई साहब पीडीएफ में थोड़ी सी दिक्कत हो गई, बट मैं यहाँ पे आपको चीज़ें समझा दे रहा हूँ। मैं अपने डिवाइस को टेढ़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे क्विक सॉर्ट क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे क्विक सॉर्ट बताने वाला हूँ। द क्विक सॉर्ट, दिस इज अ टेक्निक, इज अ सॉर्टिंग एल्गोरिथम। मतलब क्विक सॉर्ट का यूज़ हम सॉर्टिंग एल्गोरिथम में यूज़ करने के लिए करते हैं। इसका भी यूज हम सॉर्टिंग के लिए किया जाता है। एंड जो हमारा क्विक सॉर्ट होता है वो डिवाइड एंड कन्ग्योर मेथड पे वर्क करता है। डिवाइड एंड कन्ग्योर, ये हमेशा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप याद करके जाइएगा। एंड दिस एल्गोरिथम फाइंड द एलिमेंट कॉल्ड पिवोट, मतलब कि क्विक सॉर्ट में पिवोट एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं। एंड क्विक सॉर्ट जो होता है डिवाइड एंड कन्ग्योर मेथड का यूज़ करता है, डिवाइड एंड कन्ज्यूम मेथड का यूज़ करता है। इट कॉल्ड पिवोट पेरेंट पार्टीशन, मतलब पिवोट का यूज़ करके हम इसे पार्टीशन में करते हैं। द लिस्ट टू सब लिस्ट इन सच वे दैट द एलिमेंट इन द टू सब लिस्ट एंड एरे ग्रेटर द पार्टीशन एलिमेंट। सो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी मुझे गलत लगी, बट यहाँ पे मैंने चीज़ सही की है। एंड इसमें टू सब एरे होते हैं, क्विक सॉर्ट the this is a two sub area and a sorted simplify, this is a procedure यहाँ पे जो is recursive in nature. The main task in a quick sort this is to find the place it यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। ओके, सो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम बात करते हैं मर्ज सॉर्टिंग क्या होती है। फिर से वो पीडीएफ आने से थोड़ी सी दिक्कत हुई है दोस्तों, बट आई विल मैनेज, यू विल मैनेज। सो मर्ज सॉर्टिंग की अगर बात करें कि मर्ज सॉर्टिंग क्या होता है, तो यहाँ पे मर्ज सॉर्टिंग में मैंने मेंशन, जैसे भी मैंने आपको बताया था कि मर्ज सॉर्टिंग में हमारे पास बड़े बड़े प्रॉब्लम होंगे एंड उसे मर्जिंग करके सबसे अलग अलग, जैसा कि यहाँ पे इसे मेंशन किया गया कि मर्ज सॉर्टिंग ये है। अब इसे नीड वाले को हमने फाइंड किया, नीड को जब अलग अलग तोड़ा तो 50 और 30 अलग हो गए और 60-20 अलग हो गए, 70 अलग हो गया। फिर 50 और 30 को भी हमने अलग किया, 50-30 एंड 60-20, मतलब पूरी तरह से सबको एकदम लास्ट में ऐसे भाई इतना बड़ा रहेगा ना। एंड यहाँ पे 1 2 8 60 0 इस तरह रहेगा। इन सबको छोटे छोटे भागों में ऐसे ऐसे करके पार्ट में फाइंड करके फिर लास्ट वाले टाइम में हम इन्हें जोड़ देंगे। एंड ये वाला जो छोटा पार्ट है हम सबसे पहले देखेंगे कि अगर 1 है तो ये 2 होना चाहिए, तो 1 2 यहाँ पे आ जाएंगे। एंड अगर ये हमारा 6 हो जाता है एंड ये 5 हो जाता है तो हम इसे तुरंत यहाँ पे स्वैप करके इसे कर देंगे एंड फिर यहाँ पे अरेंज कर देंगे। तो इस तरह से हमारा मर्ज सॉर्ट यहाँ पे परफॉर्म होगा। अब ये देखिए, जो कि मैंने आपको बताया था स्टैक, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टैक क्या होता है तो आपको बताने वाला है। स्टैक जो होता है मैंने आपको बताया था, स्टैक फर्स्ट इन लास्ट आउट पे काम करता है। एंड इसके एल्गोरिथम की बात कर लेते हैं। ये एल्गोरिथम आपको लिख के आना है, चाहे स्टैक में कुछ भी पूछे आप इस एल्गोरिथम को लिख के आना। आप बोलना कि स्टैक जो होता है उसमें दो मेन ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है। पुश ऑपरेशन, डाटा को इंसर्ट करने के लिए हम पुश ऑपरेशन का यूज़ करते हैं। डाटा को रिमूव करने के लिए हम पॉप ऑपरेशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एल्गोरिथम को लिख दिया है, पुश एस मैक्सिमाइज एंड आइटम, मतलब कि पुश करने के लिए हमें इन तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एंड फिर बिगिन। एंड आप इस तरह से याद कर सकते हैं, मैंने इतने सिंपल टर्म्स में ना इसलिए चीज़ों को रखा है कि आप अगर एक याद करोगे ना तो आपको दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। सबसे पहले बिगिन करेंगे, इसमें भी बिगिन करेंगे। एंड टॉप एंड देन एन, मतलब टॉप पे जो भी एलिमेंट होगा उसे एन बोलेंगे, इसमें टॉप इक्वल टू 1 करेंगे। एंड प्रिंट करेंगे ओवरफ्लो एग्जिट। एंड इसमें करेंगे अंडर फ्लो एग्जिट, मतलब कि जब भी हमारा स्टैक फुल हो जाता है, लाइक ये हमारा एक स्टैक है एंड इस स्टैक में हमारा पूरा डाटा हमने एंटर कर लिया, जब ये फुल हो गया तो हम इसे ओवरफ्लो कहेंगे। एंड जब ये एकदम हमारा खाली है तो हम इसे अंडर फ्लो कहेंगे। समझ में आ गया होगा आपको मैंने अभी को क्या समझाया। एंड जो 3 की बात है कि इनपुट न्यू आइटम एंड सेट आइटम स्टैक। टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1, मतलब एक बढ़ जाएगा। एंड इसमें टॉप इक्वल टू टॉप माइनस 1, एक घट जाएगा। एंड स्टैक टॉप आइटम एंड प्रीट आइटम डिलीटेड। भाई आप और कोई भी प्रोग्राम याद कर लो या ना करो, एल्गोरिथम याद करो या ना करो, कोई मतलब नहीं है, बस पेजेस को याद करके जाना। मेरी गारंटी मान के चलो, स्टैक के क्वेश्चन 100% है। एंड कोई भी क्वेश्चन आता है
आप इसके लिख के चले आना इस टैग से रिलेटेड। एंड अदर भी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैंने जो भी टॉपिक आपको बताया है, आप अगर सिमिलरिटी कुछ भी मिलता जुलता है भाई क्लिक किया जाना, और फिर आप एग्ज़ाम देने के आगे बाद में उससे बोलना कि आप ब्रदर तुमने क्या बताया था यार। मैं चीज़ों को विजुलाइज कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको इतनी डेप्थली